ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। अमेरिका में मेरा पसंदीदा सीनेटर रैंडी है। हालांकि लिंडसे ग्राहम भी मुझे पसंद हैं। वह बेहतरीन सीनेटर हैं और वह खबरों में हैं और उन पर हर कोई, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या बीच के लोग, सभी हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन भी उनके ताज़ा ट्वीट के लिए उन पर हमला कर रहे हैं। पहली बार देखकर मुझे हंसी आई और लगा आपने इसे गलत समझा है। उन्होंने जो कहा उसमें इतना गलत क्या है? क्योंकि वह अमेरिकी मूल्यों के लिए खड़े हो रहे हैं या पश्चिमी मूल्यों के लिए खड़े हो रहे हैं। उनके ट्वीट्स दिखाने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम व्यापक और मैक्रो स्तर पर देखते हैं तो हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। आपको सभ्यता के लिए कुछ रणनीतिक कदम देखने होंगे। उन रणनीतिक कदमों में से एक था इस्लाम को पश्चिमी देशों में आने देना। ठीक है, यह अच्छे इरादों से किया गया था, मानकर कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम एक पोस्ट एथनो नेशनलिस्ट दुनिया में हैं। हम सब बराबर हैं। जब हम लोगों को लाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे और अपनाएंगे। यह गलती थी, क्योंकि पश्चिमी देशों में लोग अपनी या अपने माता पिता की संस्कृति नहीं बदलते। सबसे अच्छा यही है कि नई संस्कृति मेजबान के प्रति शत्रुतापूर्ण न हो, जैसा जापानी या वियतनामी लोगों के साथ हुआ। भारतीयों को नफरत मिलती है, लेकिन वे शत्रुतापूर्ण नहीं हैं। उनकी कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं पश्चिम को अपमानजनक लग सकती हैं, लेकिन वे पश्चिम के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हैं। लेकिन एक संस्कृति है जहां किस्मत आजमाना काम नहीं आया, और वह है इस्लाम। इस्लाम मजबूत है, समझौता नहीं करता, क्योंकि मुसलमानों की परवरिश ऐसी होती है। वे मानते हैं कि उनके पास सबसे अच्छे मूल्य और धर्म हैं, सच्चाई भी उनके पास है और इसे दुनिया में फैलाना चाहिए। और अगर वे शरणार्थी के रूप में किसी पश्चिमी देश में भी जाते हैं तो उन पर पश्चिमी आदर्शों के अनुसार ढलने की कोई बाध्यता नहीं है। इस्लाम खुद को ऐसे देखता है, इसलिए यह अनोखी संस्कृति है। सही है या गलत, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वो तय करना आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप पश्चिम में रहते हैं तो आपको पश्चिमी मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर पश्चिमी मूल्य नहीं होते, आप तमेते नहीं ही थे, तो आप मानवता द्वारा जानी गई सबसे महान सभ्यता नहीं होते। तो अब इस्लाम ने यूरोप में अपनी जगह बना ली है और अब अमेरिका में भी अपना सिर उठाने लगा है। यहाँ जोरान मामदानी कुरान और मोहम्मद का हवाला देते हैं। वह अमेरिका के सबसे बड़े और अहम शहर के मेयर बन गए हैं। फिर आपके पास डियरबॉर्न, मिशिगन, फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे अन्य मुस्लिम इलाके हैं। तो एक पल के लिए मुसलमानों को भूल जाइए, इस्लाम फैल रहा है। तो आपको इसे इसी नज़रिए से देखना होगा। पश्चिमी बनाम इस्लामी मूल्य। पश्चिमी मूल्य हमें खास व्यवहार और अलग जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब है, बाहर जाओ, पैसे कमाओ, जिंदगी का आनंद लो, यात्रा करो। पूंजीवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव और पशु अधिकारों के प्रति सम्मान या बच्चों की जगह कुत्ते पालना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है या बुरा, बस बता रहा हूं कि पश्चिमी मूल्य हमें कहाँ ले जाते हैं। इसके विपरीत इस्लामी मूल्य आपको एक अलग जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दाढ़ी बढ़ाने के लिए, अपनी महिलाओं को उच्च शिक्षा न लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हिजाब या यहाँ तक कि बुर्का पहनने के लिए कहते हैं। अगर सही है तो जल्दी शादी करो, बच्चे पैदा करो, बाकी चिंता मत करो। यही है इस्लामी मूल्यों की असलियत। हम पश्चिम में जिस समस्या को देखते हैं वह सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, हमारे इकोसिस्टम और संस्कृति का भी हिस्सा बन चुकी है। हमें इसका समाधान करना होगा। अब आप समझते हैं, ये इस्लामी बनाम पश्चिमी मूल्य हैं। आपको बस यह तय करना है कि आप किस पक्ष में हैं, आप क्या चाहते हैं और आप अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब जब आप समझ गए हैं तो मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ये महिला न्यूयॉर्क में पैदा हुई और पली बढ़ी। उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है। 26 लाख व्यूज। नारदिन किस्वानी ने कहा, न्यूयॉर्क सिटी अब इस्लाम की ओर बढ़ रही है। यह घोषणा है। आप क्या कहना चाहती हैं? न्यूयॉर्क सिटी इस्लाम की ओर बढ़ रही है। अमेरिका मुस्लिम देश नहीं है और न्यूयॉर्क सिटी कहीं नहीं जा रही। हाँ, हमने थोड़ा इस्लाम लाया है। ये आपत्तिजनक है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
वह परवाह किए बिना चली जाती है कि किसी को आपत्ति हो सकती है। कुत्तों का समाज में स्थान है, सिर्फ घर के पालतू नहीं। हाँ, इस्लामी मूल्यों के अनुसार ये आपके मूल्य हैं, ये हमारे मूल्य नहीं हैं, जैसा कि हमने हमेशा कहा है। वे अपवित्र हैं तो आप जानते हैं, यही वे करते हैं। वैसे ये आपको चुभते भी हैं। वह हमास की बड़ी समर्थक है, मुस्लिम है, न्यूयॉर्क के लहजे में बोलती है, लेकिन अमेरिकी नहीं है। तो सीनेटर रैंडी, ठीक है, सीनेटर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, अगर वे हमें चुनने के लिए मजबूर करते हैं, कुत्तों और मुसलमानों के बीच चुनाव, तो यह कोई मुश्किल फैसला नहीं है। अब वह और चालाक हो सकता था, क्योंकि मुसलमान वे कार्यकर्ता हैं जो इस्लामी मूल्यों को लागू कर रहे हैं, जो इस्लामी मूल्यों को लाने और इस्लाम के प्रभाव को पश्चिमी देशों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान माध्यम है, मुसलमान ही करता है, लेकिन जिसे हमें वास्तव में डरना चाहिए वह है इस्लाम। अगर उसने कहा होता कि अगर हमें कुत्तों और इस्लाम में से चुनना पड़े तो यह मुश्किल चुनाव नहीं है, उसे यही कहना चाहिए था। पर मैं समझता हूं वह क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ओह, पूरी दुनिया पागल हो गई। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वह किससे जूझ रहा है। तो पियर्स मॉर्गन हमेशा की तरह कहते हैं, तुम घिनौने आदमी हो। इसमें घिनौना क्या है पियर्स? घिनौना तो यह है कि न्यूयॉर्क सिटी के एक बड़े मुस्लिम नेता ने कहा, हमें अपने कुत्तों को छोड़ना होगा क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी इस्लाम की ओर आ रहा है। यह तो सबको ठीक लगता है। हम यूरोपियनों की तरह शर्मिंदा नहीं होंगे। हाँ, मैं अपने कुत्ते को चुनता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं। हमें उन्हें 1 इंच भी नहीं देना। हमेशा याद रखना, उन्होंने अपना देश बर्बाद किया और तुम्हारी समृद्ध दुनिया में आ गए। वे कहेंगे कि उनके देशों को पश्चिम ने बर्बाद किया। ठीक है, मान लिया, तुम्हारी असफलता से हमें फर्क नहीं पड़ता। जितने बहाने बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने खुद कहा मेरा देश बेकार है, क्या मैं तुम्हारे देश आ सकता हूं? हमने कहा ठीक है, तुम आ सकते हो, लेकिन उसी वक्त हमें कहना चाहिए था कि तुम अपनी सोच यहां नहीं लाओगे। हम तुम्हें यहां हुक्म चलाने नहीं देंगे। हम अपनी जीवन शैली तुम्हारी सोच के लिए नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसी सोच ने मिडिल ईस्ट जैसा क्षेत्र बनाया है। अफगानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब असफल समाज हैं, तो हम असफल सोच यहां नहीं ला रहे हैं। इस भारतीय आदमी रोहाना को देखो, कहता है असली नाम से बुलाओ। कितनी घिनौनी संकीर्णता। ये हिंदू उदारवादी कितने बेवकूफ हैं, समझ नहीं आता। मुसलमानों ने भारत में इन्हें लंबे समय से दबाया है। इन्हें पहले चेतावनी देनी चाहिए थी, पर ये नहीं देते क्योंकि प्रवासी का सोच अलग होता है। उनके दिमाग में हमेशा हीन भावना किसी वजह से अंदर ही अंदर बनी रहती है। वे हमें नीचा समझते हैं, पर तुम मूर्ख हो, वे तुम्हें ऐसा नहीं मानते। अगर वे तुम्हें कम मानते तो अंदर नहीं आने देते। उन्होंने देश और दरवाजे खोले, तुम्हें अपनाया और मेज पर बराबरी दी, यहां तक कि तुम उनके देश, पहचान और इतिहास के खिलाफ बोल सकते थे। यही दिखाता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे कितने खुले रखे। ये भारत में करने की कोशिश करो। भारतीय लोग भी बहुत राष्ट्रवादी होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वे ऐसे ही रहें। मेरे प्यारे भारतीयों, किसी को ये मत कहने दो कि तुम्हारा देश बेकार है, खासकर जब वे भारत आते हैं। अगर तुम्हारा देश बेकार है तो वहां क्यों हो? यही रवैया है जिसे पश्चिम को अपनाने की जरूरत है और अपनाना चाहिए। कांग्रेसमैन रैंडी फाइन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सभी पश्चिमी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी। खैर, वामपंथी तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे कट्टर वामपंथी हैं और हर चीज में झुक जाते हैं। उनके डीएनए में ही है कि वे किसी भी ऐसी चीज के लिए झुक जाएं जो पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ हो। कांग्रेसमैन ने जवाब दिया, क्या आप सच में उन लोगों के साथ हैं जो अमेरिकियों को कुत्ते पालने से रोकना चाहते हैं? मैं इस बहस के लिए तैयार हूं, ले आइए। बिल्कुल सही कहा, जेक टैप्पा बोले, घिनौनी संकीर्णता। रैंडी फाइन ने कहा, तो आप इससे ठीक हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। आप इस ट्वीट से आहत क्यों नहीं हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि कतर, सऊदी अरब या यूएई जाना कैसा लगेगा? और आप बताते हैं कि जानवरों को हलाल की तरह ज़िबह करने की अनुमति नहीं है।
आप ऐसा नहीं कर सकते। सोचिए, या तो आपको जेल भेजा जाएगा या देश निकाला मिलेगा। और बिल्कुल सही है, आपको एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देश के मूल्यों को बदलने का कोई हक नहीं है जो पहले से ही महान हैं। यह काम कर रहा है। देखिए, यूएई के लिए भी, यूएई में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी वजह से मैंने यूएई के प्रति अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया है। यूएई ने बहुसांस्कृतिकता में पश्चिमी देशों से बेहतर काम किया है। पश्चिमी मूल्यों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। साइबर पंक डिंगो ने इस पर एक शानदार वीडियो बनाया है, जाकर उसके चैनल पर जरूर देखें। सिंगापुर ने इस्लामवाद को कट्टरपंथी जिहादी संगठनों से घिरे होने पर कैसे संभाला? सिंगापुर बहुजातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक है, और यहाँ के इस्लामवादी सबसे शांत और संयमित हैं। वे दबे कुचले नहीं हैं, वे खुश हैं। देखिए, उन्होंने इसे कैसे संभाला। वहाँ पश्चिमी देशों जैसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, जो ठीक है। मुझे लगता है कि जब विदेशी संस्कृतियाँ अपनी मान्यताएं थोपती हैं तो सामूहिक सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं सीमित करनी पड़ती हैं। आप वही सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता वाली दलील दे रहे हैं। हाँ, यह पश्चिम और अमेरिका में काम आया, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाया गया और सुरक्षा पर समझौता हुआ। 11 सितंबर के बाद सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं त्यागनी पड़ीं। यह हमेशा जरूरी होता है। मुझे लगता है थॉमस जेफरसन ने कहा था कि जो लोग सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता छोड़ते हैं वे दोनों के हकदार नहीं, वे संस्थापक पिताओं में से थे। उस संदर्भ में 18वीं सदी के अंत में यह बिल्कुल ठीक काम करता था, लेकिन आज के समय में यह काम नहीं कर सकता। और एरिक स्वालवेल, उन्होंने कहा कि हमारा मुस्लिम समुदाय होने की वजह से अमेरिका और बेहतर है। नहीं, आप मुस्लिम समुदाय के कारण 2 इमारतें नीचे हैं। चलिए इसे इस्लाम के रूप में ही रखते हैं। मुझे मुस्लिम, ईसाई, हिंदू या जो भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी परवाह नहीं है। हम उन बुनियादी मूल्यों की बात कर रहे हैं जो आपके देश को आकार देते हैं। यही है मूल्यों की अहमियत। और मुझे लगता है कि हम अमेरिकी मूल्यों पर ही टिके रहेंगे। हम अमेरिकी या पश्चिमी मूल्यों में सुधार करेंगे, हम उनमें थोड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन हम उन्हें इस्लामी मूल्यों से नहीं बदलेंगे। हमें ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन जब ऐसे लोग नफरत फैलाते हैं तो हम भी बुरे बन जाते हैं। जो भी रिपब्लिकन इसकी निंदा नहीं करता वह इसे बढ़ाता है। जो रिपब्लिकन विरोध करता है वह नहीं समझता। यूएस कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने 2 अरब मुसलमानों का अपमान करते हुए कहा कि अगर हमें कुत्तों और मुसलमानों में से चुनना पड़े तो चुनाव आसान है। आप नहीं समझते, मुसलमान ऐसे कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अगर वह इस्लाम कहता तो बेहतर होता, पर मुसलमान इस्लामी मूल्य अपना रहे हैं। यही बात है, मैंने भी यही कहा था। क्या लीजेंड है। अब सामान पैक करने और घर जाने का समय है। हाँ, अपने कुत्तों को मत छोड़ो दोस्तों, क्योंकि पहले कुत्ते हैं, फिर सूअर होंगे, फिर शरिया नियंत्रित क्षेत्र होंगे। वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं। समूह के उपाध्यक्ष नूर रबा के अनुसार फिलहाल 30 सदस्य हैं, लेकिन पूरे शहर को कवर करने के लिए इसे जल्दी बढ़ाने की योजना है। वह मुस्लिम पेट्रोल को मोहल्ला निगरानी से सख्त बताते हैं, जिसमें सदस्य पुलिस जैसी वर्दी पहनते हैं और पुलिस जैसी गाड़ियां चलाते हैं। निवासियों का कहना है कि वे पेट्रोल से असहज हैं, जिन्हें वे शरिया पुलिस जैसा मानते हैं। कुछ लोगों ने पेट्रोल के मकसद पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग पहले से ही विविध है। उनका मुख्य काम सड़कों पर गश्त कर लोगों को अपराध से बचाना है। तो फिर पुलिस जैसे काम के लिए मुस्लिम समूह क्यों चाहिए? कुछ मुस्लिमों और निवासियों ने गश्तों की जरूरत और शरिया कानून लागू करने की आशंका जताई है। ऐसे समूह डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन के प्रमुख शहरों में पहले ही दिख चुके हैं। कई सालों से गश्त चल रही हैं। CNN रिपोर्ट में लंदन में मुस्लिम गश्ती करते और निवासियों को परेशान करते पकड़े गए। व्हाइट चैपल में एक आदमी एक समलैंगिक व्यक्ति का अपमान करता है और कहता है कि वह मुस्लिम इलाके में स्वागत योग्य नहीं है। लोग निवासियों को शराब पीने से रोकते हैं, कहते हैं कि यह मुस्लिम इलाका है और शराब मना है। उन्होंने एक महिला को भी तब परेशान किया जब वह सड़क पार कर रही थी, उसे चेतावनी देते हुए कि उसकी छोटी स्कर्ट मुस्लिम इलाकों में अनुमति नहीं है। और अब इन मुस्लिम पेट्रोलों के न्यूयॉर्क सिटी में आने के साथ अमेरिकियों को चिंता होने लगी है कि अगर वे इस्लामी प्रथाओं का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी महिलाएं रात में मनचाहा पहनकर बाहर नहीं जा पाएंगी। यह पहला कदम है। बिल्कुल,
आप सबसे आसान निशाने से शुरू करते हैं, प्यारे पिल्ले कुत्ते। देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि अपने शहरों और राज्यों के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोलें। और मुसलमान क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरे ज़्यादातर ग्राहक मुस्लिम हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी मुसलमानों के साथ काम करूँ, चाहे वो मेरा मैकेनिक हो, मेरा इंश्योरेंस वाला हो या कोई भी हो। मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, आप जानते हैं, कुछ ऐसा। मोहम्मद शरीफ हमेशा इसके बारे में बात करते थे, राष्ट्र निर्माण। हाँ, वे अमेरिका में राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। यह संप्रदायवाद है। यूके में लोग धार्मिक आधार पर वोट करते हैं, बाकी चीजें मायने नहीं रखती। यूनिवर्सल हेल्थ केयर या टैक्स कटौती से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे वोट दो, तो आप मुसलमानों को उसी को वोट देने को कह रहे हैं। उनकी गणित इतनी ही सरल है और हमें बताया जा रहा है कि हमें इसे स्वीकार करना होगा। हम शिकागो में अपनी मुस्लिम कौम बना सकते हैं। शिकागो में वे अपनी छोटी सी कौम बना सकते हैं, फिर संप्रभुता भी मांग सकते हैं। यह अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है और जाहिर है उस वक्त सरकार सख्ती से पेश आएगी। फिर क्या होगा? बदले में आत्मघाती हमले। मुसलमानों को काबू करना आसान नहीं। वे मौत को जिंदगी से ज्यादा पसंद करते हैं और ये बताते हैं। हम मानते हैं कि जीवन मौत के बाद शुरू होता है। मुसलमानों के पास गैर मुसलमानों से अलग ये है कि हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत का डर न होना ही हमें उन पर हावी रखता है। अगर आप वोक राजनीति या लेबर पार्टी जैसी वामपंथी राजनीति का समर्थन करते हैं तो आप अपने देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए ऊपर से नीचे तक सब कुछ है। मेरी राय में बस एक चीज की कमी है, वो है अपनी खुद की अदालत प्रणाली। That's one of my side project. वो एक साइड प्रोजेक्ट है जिसमें वो अपनी शरिया अदालत प्रणाली पर भी काम कर रहे हैं। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा सबसे बुरा सपना है, इस आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनते देखना। गेविन न्यूजम। तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा, अभी इस्तीफा दो, तुम नस्लवादी गंदे इंसान हो, बस इतना ही। ये घिसे पिटे तर्क और जवाब पुराने हो चुके हैं, अब ये बेकार हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने होने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, या हमें अपनी मूल्यों के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमने उन्हें धर्म पालन की अनुमति दी। हमने उन्हें समृद्ध जीवन जीने की अनुमति दी। पश्चिम में कई सफल मुस्लिम व्यापारी हैं, लेकिन हम यह अनुमति नहीं देंगे कि हमारी मूल्य एक एक करके खो जाएं, ताकि उनकी जगह आपके मूल्य एक एक करके आ जाएं। अब समय आ गया है कि हम दिशा बदलें। हमें कहना होगा, न शरिया, न धार्मिक स्कूल, न हलाल वध। तो वे कहते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता जो उनके मूल्य प्रणाली में नहीं है। इस्लाम धर्म की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। आप धिम्मी, जो सिर्फ ईसाइयों यहूदियों को मिलता है, हो सकते हैं, लेकिन बहुदेववादी इस्लाम के तहत नहीं रह सकते। कुछ देश इसकी अनुमति देते हैं, पर ISIS और अफगानिस्तान नहीं देते। उन्हें क्यों देना चाहिए? क्योंकि इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान ने गुलामी फिर शुरू की, जबकि मानवाधिकारों का सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता पश्चिमी मूल्य हैं। हमने ऐसा किया। लेकिन अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हमारे किसी मूलभूत मूल्य की कीमत पर आती है, जैसे कि हम अपने जानवरों को यातना देना पसंद नहीं करते, हमें यह पसंद नहीं है, हम इससे नफरत करते हैं, तो हम आपको हलाल कटाई करने की अनुमति नहीं देंगे। वे क्या करेंगे? और वे अपने अपने पिछवाड़े में खुद ही ऐसा करना शुरू कर देंगे। वैसे यह वास्तव में अमेरिका में अनुमति दी गई है। मुझे आपको यह दिखाने दीजिए, यह क्या हो गया। अमेरिका, कृपया अमेरिका, जाग जाओ, यह देखो क्या हो रहा है। आदेश के मुताबिक सूअर, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी, लामा, मुर्गी व बाहर के खरगोश पालना या रखना प्रतिबंधित है। यह अनुभाग उन अस्थायी धार्मिक बलि पर लागू नहीं होता जो कानून से स्वीकृत है। तो मुसलमान साल में एक बार ईद उल अजहा मनाते हैं, जिसमें वे गाय, बकरी और कभी कभी ऊंट की कुर्बानी देते हैं। उन दिनों के आसपास मुस्लिम देश गंदे और मैले हो जाते हैं। ठीक है, गंदे और मैले। यह उनकी तीसरी दुनिया की छवि बढ़ाता है। अमीर देश जैसे सऊदी अरब, UAE यह नहीं होने देते, पर बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान जैसे गरीब देश ऐसा करते हैं।
उन्हें इसके साथ रहना पड़ता है और अब वे आपसे कह रहे हैं कि आप भी इसके साथ रहो। वे कहते हैं कि हमें अपने पिछवाड़े में बकरियां, भेड़ें और गायें काटने की इजाज़त दें, जो नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कुछ समय बहस की। मुझे लगता है यह मिशिगन में हुआ था और वे जीत गए। उन्होंने इसे धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर अनुमति दे दी। क्यों? हमारा शहर पहले से ही काफी गंदा है, हम इसे और गंदा नहीं करना चाहते। हैमट्रैमिक सिटी हॉल में जानवरों की बलि पर नए कानून को लेकर 3 घंटे बहस हुई। वाकई बहुत बेहुदा है। यह प्रस्ताव विनाशकारी है। अगर पास नहीं हुआ तो हम इसे धार्मिक अधिकारों के लिए अदालत ले जाएंगे। धार्मिक अधिकारों के लिए? इस आदमी को देखो, इसमें कोई शर्म नहीं है। शायद वह बंगाली है। शायद उन्होंने सचमुच अल्पसंख्यकों को हजारों की संख्या में मार डाला है। यही मेरा मतलब पश्चिमी मूल्यों से है। वे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और अगर आप उन्हें खुश करते रहेंगे तो देश खो देंगे। हमें अपने मूल्यों के बारे में आक्रामक और बेझिझक होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मानव इतिहास में हमेशा से इंसान, समाज, संस्कृतियां, देश और साम्राज्य आपस में लड़े हैं क्योंकि वे अपने मूल्यों से प्रेरित होते हैं और उनके मन में यह विश्वास होता है कि उनके मूल्य सबसे श्रेष्ठ हैं। जब भी किसी सभ्यता ने अपने मूल्यों को तुच्छ समझा, वह नष्ट हो गई। हमें नष्ट होने की जरूरत नहीं, हम इसके लायक नहीं हैं। पश्चिमी मूल्यों ने मानवता की सबसे महान सभ्यता बनाई और हमारे चारों ओर सब कुछ उसी से बना है। ये नए अध्यादेश पे दूसरी बहस थी और सिटी हॉल के बाहर लोग बोलने के लिए कार्ड भरते हुए क्लोज्ड सर्किट टीवी पर देख रहे थे। नहीं, यह सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षित नहीं है। इस गुलाबी बालों वाली महिला जरूर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर है और उसने हैमर ट्रैक में मुस्लिम को वोट दिया होगा। यह तब है जब उन्हें पता चलता है कि वे जानवर बनेंगे, उनका वध होगा और वे उन महिलाओं पर आक्रामक होंगे जो खास तरह से नहीं पहनती। यह पहले ही यूरोप में हो चुका है, अब अमेरिका में भी होगा। या ह्यूमन। और आखिरकार आप जानते हैं दुखद बात क्या है? आखिरकार ये कमीने उन्हें सत्ता में ले आएंगे। वे लोग गोरे इलाकों में भाग जाएंगे और फिर वहां जाकर बाकी सबको नस्लवाद पर भाषण देंगे। ये लोग कभी नहीं बदलते। ये वोक टार्ड्स कभी भी शरणार्थियों या प्रवासियों के बीच नहीं रहते। ये कभी नहीं करते, लेकिन ये हमेशा आपको उनके फायदों पर भाषण देने के लिए तैयार रहते हैं। बेसमेंट, किचन, बाथरूम या पिछवाड़ा, ये सब जानवरों की बलि के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। कई लोग, जिनमें मुस्लिम निवासी भी शामिल हैं, इसके खिलाफ थे क्योंकि अगर जानवरों की कुर्बानी घर में दी जाती है और किसी साफ सुथरे माहौल में नहीं, तो स्वच्छता को लेकर चिंता जताई गई थी। कुछ मुसलमान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि ईद पर सबसे साफ जगहें भी गंदगी में बदल जाती हैं। हैमट्रैमिक के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मंगलवार रात पास अध्यादेश के अनुसार धार्मिक तौर पर कानूनी और मानवीय तरीके से जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है। जानवर की गर्दन काटना इंसानियत है क्या? वे कई मिनटों तक तड़पते हैं, 4 या 5 मिनट तक। कभी कभी यही सबसे अच्छा समझौता होता है। हम धार्मिक स्वतंत्रता को न सीमित करना चाहते हैं, न इसे बिना नियम छोड़ा जा सकता है। कई मुसलमान धार्मिक बलि के लिए कसाई को पैसे देते हैं, लेकिन कुछ परिवारों के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, कहते हैं नौर अली, केयर, मिशिगन से। अधिकांश परिवार आमतौर पर अपने घर की सीमा में, जैसे पिछवाड़े या गैराज में ऐसा करते हैं और फिर जानवर का सही तरीके से निपटान करते हैं। नहीं। आपका मतलब है निपटान कैसे? यह बहुत दुखद है। उन्होंने इसकी अनुमति दी। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने देखा, ओह, यहाँ का जुर्माना सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको अपने मेल में एक जुर्माना मिलता है, आपको उसे भरना पड़ता है। अगर आप नहीं भरते तो और 4 जुड़ जाते हैं और आखिरकार एक शेरिफ आपके पास आ जाएगा। ये ऐसा है, ओह अरे नहीं, तो आप सही काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जुर्माना नहीं चाहते। लेकिन वहां उच्च विश्वास का माहौल है। इंग्लैंड में मैंने देखा है कि लोग जुर्माने की परवाह नहीं करते क्योंकि तीसरी दुनिया के लोग वहां भर गए हैं। लोग उन्हें भरते ही नहीं हैं। अगर कोई गोरा व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा होता जो काउंसिल के नियमों के खिलाफ है, तो वह जुर्माना लगने से डरता। तीसरी दुनिया के देशों से आए इन लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कानून लागू करना और जुर्माना देना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। भरोसा चला गया है, जिससे आपकी सबसे बड़ी ताकत छिन गई है, लोगों को जुर्माना देना और नियमों में रखना।
जब आप तीसरी दुनिया को यहाँ लाते हैं तो आप भी तीसरी दुनिया बन जाते हैं। तीसरी दुनिया वही रहती है। लोगों के कारण पूरा सिस्टम, और उन्हीं लोगों में से उनके राजनेता आते हैं जो खुद भी भ्रष्ट होते हैं, और नतीजतन पूरा समाज भ्रष्ट हो जाता है। यह इसलिए नहीं है कि पश्चिमी देश उन पर बमबारी कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि उन्होंने कानून का राज, लोकतंत्र, ईमानदारी और विश्वास जैसे बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया। पश्चिमी समाज ऐसे ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी वे उलझन में हैं। एक तरफ उनके पास उदारवादी सिद्धांत हैं कि हम सब बराबर हैं, हमें मानवता दिखानी है। दूसरी तरफ वे महसूस कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अगर हम दूसरी संस्कृतियों के लिए जरूरत से ज्यादा झुकते हैं तो हम अपनी मूल्यों को खो देंगे, और जब हम अपनी मूल्यों को खो देंगे तो हम अपने देश भी खो देंगे। तो यह दुखद है। मुझे नहीं लगता कि माफी मांगनी चाहिए। कृपया ऐसा मत कीजिए। सीनेटर रैंडिफाई ने किया था। ठीक है, मुझे लगता है कि यह मुसलमानों के बारे में नहीं है, यह हिंदुओं या बौद्धों या किसी और के बारे में नहीं है। यह अपने जीवन के तरीके को छोड़ने या बदलने के बारे में है, ताकि आप किसी और के जीवन के तरीके को अपनाने के लिए खुद को ढाल सकें, जो हमारी राय में पिछड़ा, आदिम और पुरातन पंथी है। यह हमारी राय है और हमें अपनी राय रखने की आज़ादी है, जैसे उनकी हमारे पश्चिमी विश्व व्यवस्था के बारे में अपनी राय है।